था रेजिस्टेंस जो है वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से 5 फैक्टर्स थे? तो 5 फैक्टर्स हमें सबसे पहले तो मिले थे डायमेंशंस, यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने देख लिया था टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करेगा। तो बोला गया कि कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? घट जाता है। ये हमने देख लिया था। और वहां से हमें एक फॉर्मूला मिला था R किसी भी टेम्परेचर पे ये हो जाता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जहां पे अल्फा को बोल दिया जाता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये ऑब्वियसली किसकी प्रॉपर्टी हो जाती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाती है। जो रिलेशन रेजिस्टेंस की आई है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, तो वही रिलेशन किस में आ जाती है? रेजिस्टिविटी में भी आ जाती है। ठीक है ना? तो दूसरा फैक्टर हमें क्या पता लग गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और आगे हम देख सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, ऑब्वियसली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? साथ ही साथ रिलैक्सेशन टाइम, ये दोनों फैक्टर्स नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, तो ये भी रेजिस्टेंस को क्या करते होंगे? इन्फ्लुएंस करते होंगे। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें पता लगा था जो था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हमने देखा था कि एक ही कंडक्टर के एक से ज्यादा रेजिस्टेंस पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि लेंथ आप किसको मानते हो? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उस डायमेंशन को हम बोलते हैं कंडक्टर की लेंथ। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे R बराबर रो एल बाई ए। इस पे एक एग्जांपल भी देखा था एक क्यूब का। इस एक क्यूब के 3 रेजिस्टेंस निकल के आए थे डिपेंडिंग ऑन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हमें पता लग चुका है R बराबर रो एल बाई ए। तो पहला क्वेश्चन है, अ मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ इफ द इनिशियल रेजिस्टेंस वाज 10 ओम, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो एक मेटालिक वायर है, ठीक है ना, जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम था। अब उसे स्ट्रेच करके क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है खुद की लेंथ का। तो आपको उसका नया रेजिस्टेंस बताना है। बताओ क्या आएगा? देख लेते हैं। तो हमें एक चीज पता लग चुकी है क्या? कि रेजिस्टेंस इक्वल होगा किसके? रो एल बाय ए के। बात समझ आई? यानी कि आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब किसी भी कंडक्टर को हमने क्या किया है? सिर्फ स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, तो वॉल्यूम तो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। वॉल्यूम हम जानते हैं ये हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो ये कांस्टेंट है। मैं कह सकता हूं A1 L1 ये होना चाहिए फाइनली A2 L2। तो आप कह सकते हो कि R1 बाय R2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी L1 बाय A1 इंटू A2 बाय L2। समझ आई बात? अब यहाँ पे हमें पता है कि आपने फाइनली जो लेंथ है उसे क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। यानी मैं इसे कह सकता हूं 2L1 इंटू A2। तो यहां से हमें रिलेशन मिल जाएगी कि A2 इज इक्वल टू A1 बाय 2। तो नया क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया है पुराने क्रॉस सेक्शनल एरिया का। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हो गया L1 बाय A1 इंटू A2 को मैं लिख सकता हूं A1 बाय 2, और L2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू L1। ठीक है ना? 2 इंटू L1। बात समझ आ रही है? सब कुछ काट देंगे, हमें रेशियो क्या मिल जाएगा? 1/4। ये हो गया आपका R1 बाय R2, यानी कि 10 बाय रेजिस्टेंस जो आपको फाइंड करना था। सॉल्व करोगे यहां से रेजिस्टेंस आपको कितना मिलेगा? 40 ओम। समझ आया? बचपन में करते थे ऐसे क्वेश्चन, फिर भी काफी लोगों का गलत हुआ है, पता नहीं क्यों। मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ट्राई करो जरा। क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ रेजिस्टिविटी 10 ओम मीटर, साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर। तो क्या किया है? एक क्यूब को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया है, और उसका आपको बताना है क्या? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी क्या नहीं होने वाला? वॉल्यूम नहीं चेंज होने वाली है, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली। ठीक है? यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम कितनी थी? ए क्यूब, तो वही वॉल्यूम होनी चाहिए सिलेंडर की। वो क्या हो जाती है? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी है सिलेंडर का इंटू लेंथ L। यहाँ से हम लेंथ बता सकते हैं कि जो सिलेंडर की होने वाली है वो हो जाएगी ए क्यूब बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। साइड का आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 क्यूब बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ आ रहा है? यानी कि यहां से हमें लेंथ कितनी मिल जाएगी? 100 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पुट कर दिया, और साइड लेंथ 10 हमें पता ही थी, यहां से लेंथ आ गई कितनी? 100 सेंटीमीटर। अब सिंपली आप क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस, जो कि क्या हो जाएगा? रो एल बाय ए। ठीक है ना? रेजिस्टिविटी दी हुई है 10 ओम पर मीटर है ये, तो लेंथ को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है ना? कितना आ जाएगा आपके पास? 10 की पावर 6 ओम, सॉरी 10 की पावर 4 ओम। ठीक है ना? समझ आ रहा है? तो यूनिट क्या करनी है? ध्यान रखना है कि यूनिट सेम रहे। सिंपल क्वेश्चन है, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड। एक जरा इस पे भी कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस पे। करो जल्दी से। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 3 ओम ऑन हीटिंग। तो आपने रेजिस्टेंस को हीट किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है 3 ओम से। इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, तो आपको बताना है कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया गया होगा उस रेजिस्टर का। ठीक है, तो आपको अल्फा बताया गया है। अल्फा कितना है? अल्फा बताया गया है 0.01 पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा आर आपको बताया गया इंक्रीज हुआ है कितने से? 3 ओम से, और इनिशियल रेजिस्टेंस जिसे मैं आर नॉट बोल सकता हूँ वो हमें बताया गया है 10 ओम। ठीक है, आपको बताना है डेल्टा टी। सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? डेल्टा आर ये हो जाता है आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये हमें दिया गया है 3, आर नॉट दिया गया है 10, अल्फा हो गया 10 की पावर -2 इंटू डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी हमें मिल गया कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के क्वेश्चन मेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं, तुम समझ रहे हो? ठीक, इस तरह के क्वेश्चन भी मेंस में आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इसमें मेजरमेंट एरर को यूज कर लिया गया है। तो बोला गया इन एन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर with Ohm's law, the error in calculation of potential drop is 3% and in current is 1%. Calculate the percentage error in resistance. तो आपको रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर बताना है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, V बराबर क्या हो जाएगा? IR, या आप कह सकते हो R बराबर क्या है? V by I। आपको याद हो अगर मेथड, तो दोनों तरफ ln लेते थे, यहाँ मिलेगा ln R, ये इक्वल हो जाएगा ln V माइनस ln I। डिफरेंशिएट करते थे, वहां से मिलता था dr by R, ये होगा dv by v माइनस di by I। लेकिन परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते समय हमने कह दिया था कि हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैलकुलेट करते हैं, तो कभी भी माइनस साइन नहीं आता। आप वहां पे भी क्या यूज कर लेते हो? प्लस यूज कर लेते हो। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज, परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, जो कि आपको पता है 3% है, प्लस परसेंटेज एरर इन करंट जो कि 1% है। तो आपको परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा? 4% मिल जाएगा। समझ आ रहा है? एरर को हमेशा हम क्या कर देते थे? ऐड ही करते थे। ठीक है ना? इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया है, सिंपली फटाफट आंसर बता दो इसका। आपको बस रेजिस्टेंस बताना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये भी परसेंटेज एरर की, ये भी वही एरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है एरर तो सिंपली क्या हो जाती है? ऐड हो जाएगी। ठीक है ना? आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होगा? V by I। ठीक है ना? एरर निकालने के लिए क्या कर लेंगे? वही ln से हम एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, तो वो हो गया 100/5 यानी कि 20 ओम। तो 20 ओम तो है ही है, साथ में साथ कुछ एरर होगी। ठीक है ना? उससे हम क्या लिख सकते हैं? R, ये इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 20 प्लस माइनस, आपको एरर हमेशा क्या करनी होगी? ऐड करनी होगी। तो कितनी हो जाएगी? 0.02 प्लस 0.01 यानी 0.03। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसी तरह के और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना? घर पे ट्राई कर सकते हो आराम से। तो ये थे क्वेश्चन सिंपली बेस्ड किस फॉर्मूले के ऊपर? R बराबर रो एल बाय ए और V बराबर IR के ऊपर, सिंपली ओम्स लॉ के ऊपर। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर समझना।
ठीक है। अब हमें समझ आ गया है कि किसी भी कंडक्टर का आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, V बराबर IR यानी कि ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आ रही है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की। तो देखो जैसे हमने पूरी थ्योरी पढ़ी थी किसके अंदर, कैपेसिटर नाम के चैप्टर के अंदर, आपने कई सारे मेथड पढ़े थे, पॉइंट मेथड, ठीक है ना, उसके बाद मिरर सिमेट्री पढ़ा था, फोल्डिंग सिमेट्री पढ़ा था, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम पढ़ा था, ठीक है ना, याद आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। वो सारी चीजें एग्जैक्टली यहाँ पे वापस से आती है, तो मैंने काफी डिटेल में वहां पे पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। मैं फिर से वो सब नहीं बताऊंगा कि मिरर सिमेट्री में आपको क्या करना होगा। अगर सर्किट सिमेट्रिकल है तो आप मिरर रख सकते हो, मिरर हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना, एक रजिस्टर का करंट उसके दूसरे उसकी इमेज के अंदर ही जाना चाहिए, ठीक है ना, ये मिरर सिमेट्री में था। सिमिलरली फोल्डिंग सिमेट्री में हमने समझा था क्या, कि आप सर्किट को फोल्ड कर सकते हो अपनी एक्सिस के अबाउट, अगर सर्किट क्या हो, सिमेट्रिकल हो। तो मैं होप कर रहा हूँ सबको ये सब याद हो, ये सब सर्किट थ्योरी में आएगा। बस ये देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का फॉर्मूला क्या आता है। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हमें पता है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे कि हमने रजिस्टर में भी देखा था, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा था। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जैसे कैपेसिटर में एक कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड दूसरा कैपेसिटर होता है, उसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हो। वैसे ही यहाँ पर अगर एक रेजिस्टर से कनेक्टेड दूसरा रेजिस्टर होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ ये R1 और ये R2 दोनों किस में है, सीरीज में, क्योंकि ये सेम ब्रांच के अंदर है। मान लो कि इनके अक्रॉस में क्या करता हूँ, एक V वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि अगर बैटरी से कोई करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा सर्किट में, तो दोनों ही रेजिस्टर्स में सेम करंट जाने वाला है। इक्विवेलेंट बनाने का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं। इक्विवेलेंट बनाने का सिंपली मीनिंग होगा कि इन दोनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके मैं एक रेजिस्टर लगाऊं और तब भी इस बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा हो, सेम करंट आई फ्लो कर रहा हो। तो इस सर्किट के लिए तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ जीरो हो गया, यहाँ V है और यहाँ भी क्या हो गया, V हो गया। तो आप लिख सकते हो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V, तो वो इक्वल होना चाहिए इसमें फ्लो करने वाला करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। समझ आ रही बात। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है ना, मैं मान लेता हूं कि I करंट इन दोनों में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आप यहां से ये भी देख सकते हो कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ये हम पढ़ चुके हैं पहले कैपेसिटर के अंदर, तो हम जानते हैं कि जहां से करंट एंटर करता है वहां तो प्लस आता है, जहां से एग्जिट करता है वहां माइनस आता है। सिमिलरली यहां से प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। मैं मान लेता हूं कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है कितना, V1, और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है कितना, V2। अगर आप इस लूप के अंदर किरचॉफ्स लूप लॉ लगाओ तो आप देख सकते हो यहां से स्टार्ट करने पर हम कह सकते हैं -V1, इसे क्रॉस किया -V2 और बैटरी को क्रॉस किया +V, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो V इक्वल होगा वो होगा V1 प्लस V2। क्या बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अब हमें समझ आ गया कि V बराबर है V1 प्लस V2। अच्छा V1 को क्या लिख सकते हैं हम, इस रजिस्टर को अगर आप देखो, अगर हम सिर्फ इस रजिस्टर को देखें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V1, ठीक है ना, इसमें करंट जा रहा है कितना I और इसका रेजिस्टेंस है R1, यानी V1 को आप लिख सकते हो I इंटू R1। तो यहां से हमें मिल जाएगा I इंटू R इक्वलेंट, वैल्यू मैंने यहां से रख दी V की, ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। और यहां से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, R1 प्लस R2। तो अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो सिंपली आप क्या कर दोगे, उनका रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे। ये तो जहां तक है सबको याद ही रखना, ठीक है, और याद रहता भी है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि V1 और V2 भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि V1 by V2 इसकी वैल्यू क्या होगी, आप जानते हो V1 by V2 ये सिंपली क्या था, IR1 by IR2, यानी कि V1 by V2 ये आपको क्या मिल जाएगा, R1 by R2। यानी बैटरी का जो EMF है वो डिवाइड हुआ है दोनों रेजिस्टर में, और रेजिस्टेंस के कैसे रेशियो में डिवाइड हुआ है, डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड हुआ है। यानी पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना।
मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है कि V1/V2 यानी पोटेंशियल ड्रॉप किस रेशियो में डिवाइड हो जाता है, रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। क्या क्लियर है? तो आगे बढ़ जाए, इसे हम कह देंगे सिंपली क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली दूसरा आप जानते हो क्या आने वाला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है कि करंट इन ऑल द रेजिस्टर्स मस्ट बी सेम। जितने भी रेजिस्टर सीरीज में आपने लगाए हैं उन सभी के अंदर क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान है कि जितने भी रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे उन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम होगा। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से आएगा। एक रेजिस्टर अगर इसे ले लेते हैं, ये मान लो कि आपका दूसरा रेजिस्टर है और इन्हें एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया गया है 20 वोल्ट की, इसे हम R1 बोल देते हैं, ये हो गया मान लो R2। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट A है अगर और एंड पॉइंट क्या है, B है। तो यहाँ पोटेंशियल अगर मैं 0 मान लेता हूं तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, 20 वोल्ट का आ रहा है। अब मान लेते हैं इन दोनों को लगाने पर बैटरी से जो करंट फ्लो किया वो कुछ आई है। इक्विवेलेंट बनाने का मतलब क्या हुआ कि दोनों को रिप्लेस करके हम एक रेजिस्टर ले लें और बैटरी के अक्रॉस लगाएं, तब भी क्या हो, सेम करंट फ्लो करे। तो ये 20 वोल्ट की बैटरी होगी, इसे मैं कह सकता हूं R इक्विवेलेंट। यहाँ तो फिर से इक्वेशन आ जाएगी V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। यहाँ पे आप देखो, क्योंकि मान लिया कि पूरी ब्रांच में I करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पहुंचने के बाद करंट क्या होगा, स्प्लिट होगा। मैं मान लेता हूं कि ऊपर करंट जाएगा कुछ I1 और नीचे करंट जाएगा कुछ I2। समझ आ रही बात? अब I1 को यहां से क्या लिखा जा सकता है, I1 आप सिंपली देख सकते हो, I1 बराबर होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन इसका रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V है, यानी V/R। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या होगी, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्या है, V है बाय R2। और कंजर्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, यहां से करंट I आया था और वही तो क्या हुआ है, I1 और I2 में स्प्लिट हुआ है, यानी आप कह सकते हो कि I ये इक्वल होना चाहिए I1 प्लस I2। यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलेगा V/R इक्वलेंट, ये होना चाहिए V/R1 प्लस V/R2, और हमें फॉर्मूला मिल जाता है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाता है इक्वलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? दो के लिए हम याद भी रखते हैं कि R इक्वलेंट को इस तरह से भी लिखा जाता है R1R2 बाय R1 प्लस R2। तो जो सीरीज के लिए आया था कैपेसिटर में, वो यहाँ पे किसका हो जाता है, पैरेलल का, और जो पैरेलल के लिए आया वो किसका हो जाता है, सीरीज का। समझ आ रही है बात? यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और आप देख सकते हो करंट का रेशियो क्या आएगा। यहाँ से अगर मैं ले लूं I1/I2 तो वो मिलेगा R2/R1, यानी कि करंट इज डिवाइडेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जिस ब्रांच में कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जिस ब्रांच में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वो इनवर्स रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना? ये मान लो 14 वोल्ट है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम। ठीक है, इसके लिए हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मुझे निकालना हो R इक्विवेलेंट, तो वो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 और 3 किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं सीधे इनका इक्विवेलेंट तो हमें मिलने वाला है R1R2 बाय R1 प्लस R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि आपको मिल गया 2 ओम। और ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो ऑब्वियसली इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 ओम। ये 5 ओम और ये 2 ओम फिर से किस में आ रहे हैं, सीरीज में। तो इनका फाइनली आपको इक्विवेलेंट कितना मिलने वाला है, 7 ओम। तो R इक्विवेलेंट हमें मिल चुका है कितना, 7 ओम। क्या किसी को कोई दिक्कत है? ऑब्वियसली नहीं होगी, बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है ना? दूसरी चीज को क्या पूछ सकता है, दूसरी चीज पूछ सकता है करंट इन द सर्किट। तो करंट सिंपली क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। V हमें पता है 14 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट कितना है, 7, यानी कि आंसर कितना आ गया, 2 एम्पियर। पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। तीसरी चीज क्या पूछी जा सकती है, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपको 2 ओम के अक्रॉस पता करना है, तो क्योंकि अब आपको करंट पता लग चुका है, तो सिंपली आप क्या बता सकते हो, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया करंट इन 6 ओम रेजिस्टर,
वो निकाल लेते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूँ पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम। पूछा नहीं गया पर निकाल सकते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम क्या हो जाएगा? पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम V बराबर सिंपली क्या हो जाएगा? IR। आपको पता है I 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है और 2 ओम का रेजिस्टेंस 2 ओम है, यानी कि 4 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और पूछा गया है करंट इन 6 ओम। तो ये पूरा 2 एम्पियर जो करंट है वो यहां से फ्लो करके आया होगा और फिर वो डिवाइड होगा 3 ओम और 6 ओम में, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लेता हूं कि 6 ओम में जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू I1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? I1 बाय I2। I2 ऑब्वियसली 3 ओम में जाने वाला है, तो मैं कह सकता हूं I1 बाय I2 ये होना चाहिए R2 बाय R1 यानी 3/6, यानी आपको मिल गया 1:2 का रेशियो। तो सिंपली I1 को लिखा जा सकता है 1/1 + 2 इंटू आने वाला करंट 2 एम्पियर यानी कि 2/3 एम्पियर। समझ आई बात? तो अगर हमें सिंपली बस फॉर्मूला याद रहे और जो V1/V2 और I1/I2 की रिलेशन है वो याद रहे, तो हम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या करंट निकाल सकते। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, जल्दी से आंसर देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, उसमें ये रेजिस्टर्स लगाए गए हैं। आपको क्या बताना है? करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है ना, कितना करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट से। तो ये है 20 वोल्ट, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम और ये 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये कितना हो चुका है? 6 ओम। 6 और 6 पैरेलल में मिलके कितने हो जाएंगे? 3 ओम। 1/6 + 1/6 3 ओम, ये 3 और ये 2 मिलके फाइनली कितना हो जाएंगे? 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आया आपका 5 ओम। करंट क्या हो गया? सिंपली 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। समझ आया? पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। सेकंड भी इसी तरह का, बड़ा ही सिंपल सा। बता दो क्या आ जाएगा आंसर। सेकंड में क्या आ जाएगा? सीरीज पैरेलल देख के बस इक्विवेलेंट निकालना है। एकदम हलवा सवाल है, ठीक है ना। ये 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 × 3/6 + 3 यानी कि 2 ओम आ गया। ये 2 4 6 8, करंट की वैल्यू क्या हो गई? 16/8 यानी कि 2 एम्पियर। समझ आ रहा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब वही सर्किट थ्योरी है, ठीक है ना, यानी मेथड्स टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या क्या मेथड हमने पढ़ लिए थे? पॉइंट मेथड, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, लैडर प्रॉब्लम और व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए, आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताना है। सभी लोग ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। काफी आंसर आ गया। 1.5 3/2 एक ही बात है। 24 6। ठीक है, सबसे पहले दिमाग कहाँ जाना चाहिए था आपको? सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए हमारा सिंपली किसके ऊपर? पॉइंट मेथड के ऊपर। क्या है पॉइंट मेथड से हो सकता है? तो ये पॉइंट ए है, दिख रहा है, ये भी पॉइंट क्या होगा? ए होगा। ये पॉइंट बी है, तो ये भी पॉइंट के दिख रहा है क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो एक ही अननोन पॉइंट है, ये पॉइंट, इसे मैं नाम दे देता हूँ क्या? एक्स। कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा। रीड्रॉ करोगे ए बी और यहां मान लेता हूं मैं एक्स। ये दिख रहा है 6 ओम जो है ए और बी के बीच में, एक तो ये 6 आ गया। फिर ए और एक्स के बीच में 3 है, बी और एक्स के बीच में 3 है, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे दिख रहा है ए और एक्स के बीच में फिर 3 है और बी और एक्स के बीच में फिर से 3 है, यानी यहाँ पे फिर से 3। ठीक है ना। तो ऐसे सर्किट क्या हो जाएगा? रीड्रॉ हो जाएगा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों किस में है? पैरेलल में, तो इनका तो कितना हो जाएगा? 1.5 ओम, आधा हो जाता है। ये भी पैरेलल में, इनका कितना हो जाएगा? 1.5 ओम। और ये दोनों ऊपर किस में हो जाएंगे? सीरीज में, तो 1.5 मिलके कितना हो जाएगा? 3 ओम। ये 3 ओम और ये 6 ओम किस में है? पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा? हो जाएगा 3 × 6/3 + 6
यानी कि 2। जो किसी का नहीं आया था, मैंने गलत कर दिया क्या? 3 और 3 पैरेलल में 1.5 ही होगा। अच्छा, एक 6 बनाना मैं भूल गया। एक 6 और बनेगा यहाँ पे, ये 6 ओम और रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना? ये 6 ओम, जिसकी वजह से 3 पैरेलल में आएंगे। क्या क्या पैरेलल में आ जाएगा हमारे पास? एक तो ये ऊपर 3 आ चुका है, ये 6 और ये 6, तो आर इक्वलेंट इनका तो 3 है और वो भी 3 है, तो आर इक्वलेंट हमें कितना मिल जाएगा? जाएगा 1/3 प्लस 1/3, ये 1/r इक्वलेंट हो जाएगा। यहाँ से आर इक्वलेंट मिल जाएगा आपको 1.5, ठीक है ना? 1.5 ही आंसर आ रहा है। एक 6 को ड्रॉ करना भूल गया था। क्या क्लियर हुआ? सिंपली किससे हो गया ये? पॉइंट मेथड से हो गया। फिर ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। जल्दी से बताओ फोर्थ का आंसर क्या आएगा? फोल्डिंग से भी, आप किसी से भी करोगे आ जाएगा, ठीक है ना? मिरर सिमेट्री से भी आ जाता है, क्योंकि सिमेट्रिकल सर्किट है, कुछ गलत नहीं है उसमें। अरे मेथड कोई सा भी यूज करो, जो भी मेथड वैलिड है उन सभी से आंसर आएगा। तो मिरर सिमेट्री से भी आ जाएगा। फोल्डिंग तो आप कर नहीं सकते थे, फोल्ड आप ए बी के अबाउट करते हो। जिसने भी फोल्डिंग सिमेट्री से किया है वो गलत हो जाएगा कि ए बी के अबाउट फोल्ड कैसे करेंगे। तो मिरर सिमेट्री लगाते अगर तो आंसर आ जाता। पॉइंट ए मान लो, समझ आ रहा है? ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट बी है। रीड्रॉ करेंगे तो दिख रहा है हमें साफ साफ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है? और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं एक्स। तो ए और एक्स के बीच में एक आर है और बाकी सभी किसके बीच में? एक्स और बी के बीच में, ठीक है ना? तो साफ दिख जाएगा कि ये आपके पास आर है और ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे? r/3। आर और r/3 सीरीज में मिलके कितना हो जाएगा? r प्लस r/3, यानी कि 4r/3। तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि किसमें था, कैपेसिटर। सिक्स्थ का बताओ सभी लोग जरा, सिक्स्थ का क्या आएगा? बताओ भाई क्या आ रहा है सिक्स्थ का? क्या यूज करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर यूज करना पड़ेगा मिरर सिमेट्री, ठीक है ना? बता दो जल्दी से आंसर। एक तरह से रिवीजन हो रहा है जो कैपेसिटर में पढ़ा था उसका। अभी तक सभी का आंसर सेम आया है, काफी अच्छी बात है। और बेटा कोई पूछ रहा है इसको ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर में क्यों नहीं किया? कर लो, वो सेम ही बात आएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, एक ए और एक्स के बीच में है, बाकी सब एक्स और बी के बीच में है, तो उन्हें यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कैपेसिटर में सेम क्वेश्चन था, कुछ अंतर नहीं है। आप देख सकते हो जंक्शन कैसे ब्रेक होगा। इस टू का करंट इस टू के अंदर जाना चाहिए, तो जंक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना? और अब हम देख सकते हैं कि नीचे वाले किसके अंदर आ जाएंगे? सीरीज के अंदर। तो ये 4 और 4 सीरीज के अंदर मिलके कितना हो जाएगा? 8। ये देख सकते हो आप, ये सीरीज के अंदर है, ये 2 और 2 मिलके कितने हो गए? 4, और 4 और 4 पैरेलल में मिलके फिर से कितने हो गए? 2। तो फिर हम कह सकते हैं ये 4, ये 2 और ये 2 किस में है? सीरीज में है। तो ये हो गया आपके पास 8, ठीक है ना? और 8 और 8 फिर से किस में आ रहा है? पैरेलल में, देख सकते हो आप। तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से? आर इक्वलेंट कितना हो गया? 8 और 8 पैरेलल के अंदर, तो 4 ओम। तो यहाँ 4 है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है? 4 है। अगर यहाँ पे 4 ले लेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा? अरे मिट क्यों नहीं रहा भाई? हाँ, 4 और 4 मिल गया 8, ये हो गया था 4, 4 और 4 2, ये 10, ठीक है ना? तो 10 और 8 हमारे पास किस में आ गए? पैरेलल में आ गए, ठीक है? तो अब आपका आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इक्वलेंट आ जाएगा R1 R2, यानी कि 10 इंटू 8 बाय 10 प्लस 8, 18, यानी कि हाँ 40/9। सबका सही आया था, ठीक है ना?
ऑब्वियसली मिरर लगाएंगे तो सिमेट्रिकली होना चाहिए सर्किट। तो ये तुम्हें खुद से सोचना होगा कि मिरर सिमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, एक और कर लेते हैं जरा, 7th का बता दो आंसर। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, मिरर सिमेट्री हमें लगानी है। मिरर सिमेट्री, मिरर कहाँ लगाओगे, ए बी के परपेंडिकुलर, यानी कि इस जगह पे क्या लग जाएगा, मिरर लग जाएगा। जंक्शन अगर ब्रेक किया जाए तो यहाँ का करंट यहाँ जाना चाहिए, यहाँ का करंट यहाँ जाना चाहिए, इसका करंट इसके अंदर जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये जंक्शन इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, और ये तो जंक्शन था ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है ना, ये 5 ओम का रेजिस्टर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जंक्शन में ऊपर से भी हट गया और नीचे से भी हट गया। अब सिंपली इसका इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देख सकते हैं हम क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट। ये एक 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 किसमें है, सीरीज में, तो ये हो गया आपका 4 ओम। ठीक है ना, फिर ये 4 और 4 ये भी सीरीज में, कितना हो गया आपका 8 ओम। फिर आप देख सकते हो ये 2 और 2 मिलके कितने हो गए 4, 4 और 4 पैरेलल में 2, और 2 2 2 मिलके कितने हो गए नीचे 6। तो ये सभी मिलके क्या हो जाएंगे, ये सभी मिलके हो गए 6 ओम। यानी कि 8 4 और 6 ये किसमें आ गए, पैरेलल में आ गए। तो यहाँ से आप 1/R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 24/13। यहाँ से हमें R इक्विवेलेंट मिल गया कितना 24/13 ओम। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, ठीक है ना। बस तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, सिमिलर एकदम सेम क्वेश्चंस हैं, बस कैपेसिटर की जगह क्या लगा दिया है, रेजिस्टर लगा दिया, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कोई अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे इसका बता दो जरा, 13 का क्या आ जाएगा। 13 आपको पहले देखना होगा कि किस चीज को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो पहले। तो हमें दो चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, पहले ये 8 और 8 किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, और ये 8 और 8 भी किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो इन्हें रिप्लेस करके आप सिंपली क्या बना सकते हो, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। खैर मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। मान लो कि इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया सी। ये पॉइंट बोल देते हैं डी, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया डी। रीड्रॉ कर लो, अगर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अगर रीड्रॉ करेंगे तो क्या दिखेगा, देखो जरा, ये 8 और 8 तो क्या बन गए 4, और ये किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में एक आ गया हमारे पास 4 ओम। सिमिलरली देख सकते हैं यहाँ पे सी और डी के बीच में क्या है, 3 ओम है, ये हो गया 3 ओम। ए और डी के बीच में आपको दिख रहा है 8 ओम है, तो यहाँ पे आ गया 8 ओम। सी और बी के बीच में आपको दिख रहा है 2 ओम है, तो आ गया 2 ओम। और ये हम देख सकते हैं ए और डी के बीच में 8 और 8 है जो पैरेलल में, यानी कि ये भी फिर से कितना है 4 ओम। अब देखो 4 4 16, 8 2 16, यानी कि ये बैलेंस वीटस्टोन है। अगर ये बैलेंस्ड है तो ये बीच वाला क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सिंपली हमें इनका इक्विवेलेंट निकालना। तो यहाँ से हमें दिख जाएगा 4 और 2 सीरीज में है, और नीचे 8 और 4 सीरीज में, यानी ये हो गया इक्विवेलेंट कितना 6, इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 12। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 × 12/6 + 12, यानी कि 4 ओम। समझ आया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना है, 4 ओम। किसी को कोई डाउट, क्या बात है मंटू, तुम्हारे भी सही आ गया, पर तुमने काफी स्टाइल में आंसर दिया, 12/3 लिख के। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 4 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। समझ आ रहा है क्या।
तो ये तो बस वही है, अगर आपने वहां पे ढंग से समझ लिया था तो यहाँ पे भी आप ढंग से समझ सकते हो। यहाँ पे और भी क्वेश्चन थे जैसे लैडर प्रॉब्लम वगैरह, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको वहां से याद होगा। तो उसी तरह से आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट को बस रिप्लेस कर दोगे जहां से सीरीज रिपीट हो रही है और इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लोगे। अगर नहीं याद है तो कैपेसिटर में जाके वापस से देख लेना, ठीक है। कुछ नया पढ़ लेते हैं हम, वो है कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन आएगा, सब्र किया करो थोड़ा, पहले आसान चीजें तो हो जाए। कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो कंडक्टर का हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, उसका फॉर्मूला कितना है, रो एल बाय ए। पर मान लो कि क्वेश्चन में हमें वेरिएबल रेजिस्टिविटी दे दी जाए, तो फिर आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, अगर वेरिएबल रेजिस्टिविटी हमें दी गई है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस। देखो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि एक सिलेंड्रिकल रॉड हमें दी गई है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका बताया गया है कितना है, ए है, और लेंथ जो है उसकी कितनी है, एल है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी दी गई है रो नॉट एक्स। जैसे कि आप राइट की तरफ बढ़ते हो जैसे जैसे, वैसे वैसे क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। तो अब आपको बताना है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती तो मैं सिंपली लिख देता रो एल बाय ए, लेकिन रेजिस्टिविटी खुद किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो आपको रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है, अगर मैं एक्स को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। यानी एलिमेंट आप कैसा चूज करोगे, आप यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके अगर एक dx थिकनेस का एलिमेंट कंसीडर कर लेते हो, ठीक है ना, ये अगर हम एलिमेंट ले लें तो उसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिखा जा सकता है dr, उसकी वैल्यू हो जाएगी रो। इसकी लेंथ कितनी होगी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऑब्वियसली इसके अंदर करंट जो फ्लो करेगा कुछ ऐसे फ्लो करके जाएगा। तो जो लेंथ करंट ट्रेवल करेगा वो कितनी होगी, dx। तो ये हो गई लेंथ, रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो फिक्स है जो कि क्या है, a। रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, रो नॉट एक्स dx बाय a, ये छोटा सा रेजिस्टेंस है। अब आप देख सकते हो कि ऐसे जितने भी एलिमेंट हम लेंगे उन सब में सेम करंट ही फ्लो करके जाएगा। यानी ये सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हो गए, सीरीज के अंदर हो गए। तो क्या हिंट था इनका सीरीज में होने का, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहां से अगर आई करंट एंटर करता है तो यहां से आई करंट क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो हर छोटे से एलिमेंट में सेम करंट फ्लो किया, इसलिए सारे एलिमेंट्स किस में हो गए, सीरीज में हो गए। यानी सीरीज में तो आप क्या कह सकते हो, आर इक्वलेंट सभी डी आर का समेशन हो जाएगा। तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे x 0 से लेके l तक, क्या मिल जाएगा हमें, रो नॉट बाय a तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से लेके l तक, या रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी आपको रो नॉट l स्क्वायर बाय 2 है। समझ आया, क्या समझ आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्राई करो सभी लोग। एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन दिया ये वाला, तो आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा कंडक्टर का अगर करंट ए और बी के बीच में फ्लो करता है। तो रेजिस्टिविटी का फंक्शन रो नॉट एक्स क्यूब है बस। तो ऐसा तो दिख रहा है, सीधे आंसर सॉल्व कर लो। किया था एक्स को, यहाँ पे किसको करेंगे, एक्स क्यूब को। तो सिंपली क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये आपका कंडक्टर है, ये आपने x पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट लिया, dr को क्या लिख सकते हैं, रो नॉट एक्स क्यूब, ठीक है ना। बस लेंथ तो dx है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a ही है, इंटीग्रेट 0 से लेके l तक, क्या आ जाएगा, रो नॉट l की पावर 4/4 है। समझ आ गया होगा। थोड़ा अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, खैर अच्छा तो नहीं है पर ट्राई कर लो। दो केसेस इसमें लिए हैं। एक केस लिया है, पहला वाला केस काफी सिंपल है, रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट मानना है, करंट ए से एंटर कर रहा है और बी से एग्जिट कर रहा है, और दूसरे में रेजिस्टिविटी फंक्शन है किसका, थीटा का। ठीक है, ध्यान से करना थोड़ा सा। दिया गया है ये रेडियस आर लेनी है हमें, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट है जो कि छोटा है कंपेयर टू आर, ठीक है ना। पहला केस है जब रेजिस्टिविटी क्या है,
कांस्टेंट है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं करंट फ्लो कैसे करेगा। ए से स्टार्ट कर रहा है और बी से एग्जिट कर रहा है, यानी करंट कुछ इस तरह से फ्लो करने वाला है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो ए केस तो बड़ा ही सिंपल सा है। ए केस में पूछा जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी तो रो है, कांस्टेंट माननी है रो नॉट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कट कर रहा है करंट वो है ए नॉट, सॉरी नीचे आएगा, और अब लेंथ, तो लेंथ तो सिंपली क्या हो जाएगी पाई आर। तो पहले पार्ट का आंसर तो क्या आ गया, रो नॉट पाई आर बाय ए नॉट, ये सिंपली रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बताओ क्या होगा, जहां पे क्या है रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, करेंगे हम यहां से थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये छोटा सा एरिया, और इसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिख देते हैं। अब क्योंकि करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है, तो ऐसे सारे एलिमेंट किस में आने वाले हैं, सीरीज में ही आने वाले, ठीक है। देख लो इसकी जो थिकनेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, है कि नहीं। तो बस यही तो करंट यहां से कट करके इस तरह से जाएगा, तो इसका छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर, ये हो जाएगा रो, जो कि क्या है रो नॉट साइन थीटा, इंटू लेंथ जो कि क्या है आर डी थीटा, बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि क्या है ए नॉट। इसी को बस हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, थीटा 0 से लेके पाई तक वेरी करेगा। तो यहां से रो नॉट आर बाय ए नॉट, ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, थीटा 0 से लेके पाई तक बचा, यहां से आ गया रो नॉट आर बाय ए नॉट, ठीक है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, यहां आपको मिल जाएगा माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, जो कि क्या हो जाएगा 2। तो आंसर हमें मिल गया 2 रो नॉट आर बाय ए नॉट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। कुछ लोगों का आ गया था, अच्छी बात है। और देख लेते हैं, एक और सिंपल सा कर लो, या ढंग का करना चाहते हो बताओ। जैसे थर्ड वाला सिंपल ही है, इसमें भी आपको एलिमेंट चूज करना है, कर ही लेते हैं। चलो थर्ड का बता दो जरा, थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, ए से हमें आगे बढ़ना है x और एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा एलिमेंट आएगा, अगर आप यहां से x डिस्टेंस आगे जाते हो और dx थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर करते हो, ऐसी कुछ इस तरह का एलिमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। ये एलिमेंट हमें मिलने वाला है, इसका अब हमें रेजिस्टेंस लिखना है, तो वो हम लिख सकते हैं dr, थिकनेस ये dx ले लिया मैंने, ये डायमेंशन हमें बताया गया है c, ये है b और ये है a, ठीक है ना। तो dr क्या आ जाएगा, फिर से करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है तो सभी सीरीज में ही आएंगे, dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो यहाँ पे कितना होगा, तो वो हो गया रो नॉट एक्स स्क्वायर, एल तो करंट कितना चल के जाएगा dx बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप देख सकते हो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बेसिकली, ये वाला एरिया, तो कितना हो जाएगा BC, ठीक है ना। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे x 0 से लेके a तक, क्या आ गया यहां से रो नॉट बाय 3BC a क्यूब, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो ये है, ऑब्वियसली फ्रस्टम कुछ अजीब सा ला दिया है, इसमें रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो फिर इस सवाल में मुश्किल क्या है। तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस आप लिखते हैं रो एल बाय ए, करंट ए से एंटर कर रहा है, इस पॉइंट से एंटर कर रहा है और इस पॉइंट से एग्जिट कर रहा है, रेजिस्टिविटी भले ही कांस्टेंट है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। तो कुछ करके मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स करना है, एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखना है और उसे इंटीग्रेट करना है, ठीक। बताओ क्या आंसर आएगा, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेट इसलिए करना है क्योंकि आप इसका रेजिस्टेंस लिख नहीं सकते, आप लिखोगे R बराबर रो एल बाय ए होता है, तो एल तो ठीक है, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा वाला लेंगे, तो भले रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो अब वेरिएबल रेजिस्टिविटी नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो कहीं x पे जाके आपको एक फिक्स्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का छोटा सा रेजिस्टेंस लिखना होगा और उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ आ रहा है।
क्योंकि ए में क्या लिखूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लिखूं मैं, यहाँ रेडियस ए थी, यहाँ रेडियस बी हो गई है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं पहले तो रेडियस का फंक्शन क्या आएगा। तो x बराबर 0 है तब तो रेडियस a है, ठीक है ना। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जब x इज इक्वल टू 0 है तब आपकी रेडियस a है, जब x इज इक्वल टू l है तब आपकी रेडियस b है। यानी l दूरी चलने पर रेडियस जो है लीनियरली कितनी चेंज हो गई, तो चेंज इन रेडियस कितना आया है, वो आया है b माइनस a। ऐसा कह सकता हूं कि नहीं, a से रेडियस l दूरी चलने के बाद इतने से बढ़ जाती है, तो पर यूनिट लेंथ चलने पर कितने से बढ़ जाएगी, b माइनस ए बाय एल से बढ़ गई होगी। तो x दूरी चलने के बाद रेडियस कितने से बढ़ गई होगी, तो x दूरी चलने के बाद रेडियस बढ़ गई होगी b माइनस ए बाय एल इंटू एक्स से। इतने से बढ़ गई है तो x दूरी पे रेडियस होगी कितनी, तो रेडियस होगी b माइनस ए बाय एल इंटू एक्स, प्लस बढ़ी किससे, a से बढ़ी है तो a। या फिर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर लिया क्योंकि मुझे दिख रहा है लीनियरली वेरी कर रही है रेडियस, तो मैंने मान लिया l दूरी चलने पे b माइनस ए से बढ़ती है, यूनिट लेंथ बढ़ने पे कितने से, b माइनस ए बाय एल से बढ़ती है, x दूरी चलने पे इतने से बढ़ती है और a से ही तो बढ़ी है, तो a से कितनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी, तो ये यहाँ पे रेडियस हो जाएगी। क्या आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास रेडियस क्या आ गई, ये, ठीक है ना। अब इसी को यूज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ चुकी है रेडियस। अब आप इसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिख दो dr, तो छोटा सा रेजिस्टेंस हमें कितना मिल जाएगा dr, ये हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टिविटी वो तो फिक्स थी रो नॉट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी इंटू लेंथ, रो एल बाय ए हो जाता है हमारा फॉर्मूला, तो रो नॉट इंटू लेंथ। तो करंट जब इस तरह से फ्लो करके जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कट करेगा वो, dx डिस्टेंस, तो रो नॉट dx बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये आपकी रेडियस है, यानी कि a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? ये हो गया आपका छोटा सा रेजिस्टेंस dr। समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल, tan थीटा से कर सकते हो, कई तरीके हैं, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। अब हमें दिख रहा है सारे किस में आने वाले हैं, सीरीज में, तो इसी को आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे x 0 से लेके l तक, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है सिंपली ये, ठीक है ना। क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास, आप देख सकते हो रो नॉट बाय पाई, ये तो बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी चीज को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहां से हमें मिल जाएगा 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t आ जाता है इंटीग्रेशन, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रो नॉट बाय पाई, x का कोएफिशिएंट नीचे कर देते हैं तो वो हो गया b माइनस ए बाय एल, और यहाँ इंटीग्रेशन बच जाएगा सिंपली -1/x, यानी कि a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स, ये इंटीग्रेशन बचेगा। x को आपको 0 से लेके l तक पुट करना है ना, ऐसे ही कुछ आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, रो नॉट एल बाय पाई इंटू बी माइनस ए, एक बार पुट कर देता हूं मैं l पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/b, ठीक है ना, प्लस 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/a, तो यहां से आपको मिल गया रो नॉट एल बाय पाई बी माइनस ए, ठीक है ना, इंटू बी माइनस ए बाय ए बी, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, रो नॉट एल बाय पाई ए बी। आया था किसी का? काफी लोगों का आ गया था। डाउट है क्या? थोड़ा ऑब्वियसली एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, डाउट तो हो गई अगर आप बुद्धि नहीं लगाओगे जरा भी। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, एलिमेंट कैसा चूज करना था, समझ आया? सबसे पहले हमने एलिमेंट कैसा चूज किया है,
एक डिस्क चूज की है किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके, बस मुझे वहां पे रेडियस का फंक्शन लिखना था। ये देखने में काफी भयंकर चीज लग रही है पर है बड़ी सिंपल सी। आप चाहते तो यहाँ पे टेन थीटा यूज कर सकते थे, इस तरह से दिया हुआ है ना हमें, इस तरह से कुछ दिया हुआ है तो आप ये थीटा निकाल सकते हो। फिर किसी भी जगह पे रेडियस क्या हो जाएगी, सिंपली ये एक्स है तो इसे एक्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं ना टेन थीटा से, और ए में उसे ऐड कर देते तो आपको रेडियस का फंक्शन यही मिलेगा। रेडियस का फंक्शन बेसिकली हमें मिलने वाला है बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स प्लस ए। सिंपल मैथ्स है। एक बार आपके पास रेडियस आ गई तो एलिमेंट का हमने लिख लिया बस रो एल बाय ए। इसके बाद तो फिर बेसिक मैथ्स पे चले जाते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वैल्यूज पुट किए, रो नॉट एल बाय पाई ए भी आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है?